नमस्कार दोस्तों। पूरे भारत में इन दिनों एक विवाद छिड़ा हुआ है। जी हाँ, आप सही अनुमान लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल जी के बयान के साथ ही एक विवाद शुरू हो गया। मित्रों, आज चर्चा होगी मेवाड़ सूर्य महाराणा सांगा पर यह ग्रहण क्यों लगा कि उन्होंने बाबर को भारत बुलाया था। इसमें कितनी सच्चाई है, आखिर इस बात पर विवाद क्यों छिड़ा, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले राणा सांगा और बाबर का एक सामान्य परिचय जानना बेहतर होगा। 12 अप्रैल 1482 ईस्वी सिसोदिया वंश में रानी रतन कुंवर ने इस धरा पर एक शेर जना संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा, जो कि 30 जनवरी 1528 ईस्वी तक अपने शौर्य और साहस से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। राणा सांगा राजस्थान की वीर परंपरा में राणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। राणा रायमल के सबसे छोटे किंतु प्रतिभावान पुत्र, भारत मां के लाल महाराणा प्रताप के दादाश्री राणा सांगा 1509 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुए। उनके लिए कहा जाता है कि सांगा को 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर। सांगा को 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी 80 बिजली सी गिर गई छपाछप लाखों पर। जहां तक बात बाबर की है तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक और प्रथम शासक था। बाबर का जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा का युद्ध जीतकर अपने राज्य को मजबूत किया। अगले वर्ष यानी 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। भेरा का किला जीतने के लिए बाबर ने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। हालांकि पानीपत के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी की हार का एक प्रमुख कारण बाबर द्वारा तोप का प्रयोग करना रहा। तुलगुमा और उस्मानिया पद्धति का प्रयोग कर इब्राहिम लोदी को बाबर ने चौंका दिया। यहाँ यह भी जानने की इच्छा हो सकती है कि इब्राहिम लोदी कौन था। तो मित्रों, 1206 ईस्वी से भारत में तुर्क अफगान शासन प्रारंभ हो गया था, जिसे दिल्ली सल्तनत कहा जाने लगा। दिल्ली सल्तनत में मूलतः 5 वंशों ने शासन किया: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लोदी वंश। इसी लोदी वंश में आगरा शहर की स्थापना करने वाले सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी ने शासन की बागडोर थामी। फरवरी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीत लिया था। उत्तर में पंजाब सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर राणा सांगा ने अपने राज्य की सीमा नर्मदा नदी तक कर दिया। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर, ग्वालियर तक राणा सांगा के राज्य का विस्तार था। राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष और हिंदू पद भी कहा जाता था, क्योंकि उनमें अदम्य वीरता और साहस था। अब बात करते हैं कि इस विवाद के पीछे का इतिहास क्या है। आत्मकथा बाबरनामा, इसमें बाबर ने इस बात का जिक्र किया है कि राणा सांगा के एक दूत ने उससे इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने की बात कही और इस आक्रमण में राणा सांगा बाबर का साथ देंगे, ऐसा आश्वासन दिया। इतिहास गवाह है कि बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जब पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया तो राणा सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया था। तो स्वतः ही बाबरनामा में बताई गई यह बात मिथ्या साबित हो जाती है। संभावना इस बात की है कि राणा सांगा के स्वदेश प्रेम को कलंकित करने अथवा स्वयं के भारत पर आक्रमण की वैधता पुष्ट करने की कोशिश में बाबर ने ऐसा लिख दिया हो। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में पराजित कर दिया था। किताब
हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया में प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र कहते हैं कि बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी के दूत ने आमंत्रण दिया था। आरसी मजूमदार ने अपनी किताब मुगल एम्पायर में इस बात की पुष्टि किया है। वे कहते हैं कि दौलत खां और उसके चाचा आलम खां ने इब्राहिम के खिलाफ बाबर से सहायता मांगी थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार की किताब मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें यह कहा गया है कि राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसी प्रकार का आमंत्रण नहीं दिया था। इतिहासकार प्रोफेसर BL गुप्त भी कहते हैं कि 2 बार राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था खतौली और बाड़े के युद्ध में, तो फिर उसे हराने के लिए बाबर की सहायता मांगने की क्या जरूरत थी। यानी कि उन्होंने बाबर से सहायता नहीं मांगी। दरअसल राणा सांगा बाबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। बयाना के युद्ध में बाबर की मुगल सेना और महाराणा सांगा की राजपूती सेना आमने सामने थी। इतिहासकार A. विलियम कहते हैं कि मुगलों को एहसास होने लगा कि उनका सामना अफगानों से कहीं अधिक भयंकर राजपूती सेना के साथ हुआ है। राजपूत किसी भी वक्त युद्ध के मैदान में 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहते थे और आत्मसम्मान के लिए अपनी जान तक देने से भी इन्हें रत्ती भर गुरेज नहीं था। इस युद्ध में बाबर पराजित हो गया। एक बार पुनः बाबर और महाराणा सांगा के बीच 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने अपनी सेना को करो या मरो की हद तक पहुंचाने के लिए जिहाद और गाजी की नीति अपनाई। मित्रों, महाराणा सांगा इस युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए और कुछ समय के पश्चात वे परलोक सिधार गए। ऐसा कहा जाता है कि जहर देकर राणा को मार दिया गया। यह राणा की वीरता का कमाल था कि बाबर को बाबरनामा में इस बात का जिक्र करना पड़ा कि भारत में सबसे शक्तिशाली सम्राट महाराणा सांगा ही है और दक्षिण में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को वह सर्वशक्तिशाली मानता था। कुल मिलाकर यह तो सत्य है कि महाराणा सांगा की वीरता, साहस और स्वाभिमान भारत की थाती है। वे भारतीयों के पूर्वज हैं। भारत उनसे बहुत कुछ सीखता है। वे चाहते तो मुगल आक्रांता बाबर से हाथ मिलाकर सुख शांति से अपना राज्य चला सकते थे, किंतु 80 घावों से भरे हुए शरीर के साथ एक आंख, एक हाथ और एक पैर से ही साहस और वीरता का ऐसा अद्भुत परिचय दिया कि मेवाड़ वंश कुल कीर्तिकोश महाराणा सांगा के लिए कवि श्रेष्ठ कुमार विश्वास ने क्या शानदार बात कह दी कि जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। उनसे कह दो अब देश शौर्य की मुट्ठी तानता है। उनसे कह दो यह देश महाराणा की ज्योति जानता है। उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का। यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो वे राजनीति का गुणाभाग घर पर रखें। उनसे कह दो वे राजनीति का गुणाभाग घर पर रखें। यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। जय भारत।